अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, तो थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सर। सर थोड़े ही दिन की जो है वो मज़ेदार सी सर्दी रह गई है, उसके बाद जो है वो जाहिर है कि मौसम चेंज होगा और उसमें आपको आप लोगों को तो कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग इसलिए घबरा रहे हैं कि लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी और उससे जो है वो बचना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो देखें आगे क्या होता है। लेकिन आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं, एक तो अडानी ग्रुप का जो है बहुत नाम सुना जा रहा है, बहुत बताया जा रहा है कि उनको काफ़ी जो है लॉस हुआ है, उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो बार-बार पाकिस्तान की तरफ इशारा किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से, वो शायद इस बात से जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये मोदी जी के काफ़ी क्लोज़ हैं। इनके साथ-साथ सर हम एक टॉपिक और किस मुस्कुराहट मुझे बड़ा कुछ बता रही है। लेकिन सर इसके साथ साथ हम एक मैं टॉप तो आरजू जी मुस्कुराता रहता हूँ, मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे वैसी रहती है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है सर, होना चाहिए, बिल्कुल ये होना आप ही से चाहिए। सीखा है, आप ही से सीखा है, हम तो आपसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल सर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और सर साथ साथ इंडिया, फ्रांस और यूएई जो है ये भी सर मिलके डिफेंस कॉरपोरेशन के नाम से चला रहे हैं, अपनी बातचीत हो रही है इनकी, उसके ऊपर भी हम समझना चाहेंगे कि ये क्या है और इस पे किस तरह से काम हो रहा है। तो सर ओवर टू यू सर, आप जिस टॉपिक में पहला जाना चाहें आप जाइए। आज बिल्कुल सर अब एकदम जी जैसे कहते हैं ना रिलैक्सिंग किस्म का शो करने लगे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी, नहीं आपका शो होता ही वैसा है। तो पहले चलते हैं हम उस पे, इंडिया, यूएई और फ्रांस पे। जी। देखिए, ये काफी टाइम से एक बात हो रही थी कि इंडिया, यूएई और फ्रांस का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। मैं इसे कोलैबोरेशन भी नहीं कहूँगा, मैं एक अलग तरह का अलायंस कहूँगा। इंडिया, यूएई और हम्म। फ्रांस में एक चीज़ कॉमन है, एक राफेल बनाता है, तीनों राफेल यूज़ करते हैं और एक जगह राफेल का एमआरओ बन रहा है, हम्म। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। ये ओवरऑल भी कह सकते हैं, बेसिकली ऑपरेशन में सब कुछ आता है, ओवरऑल वगैरह सब आता है। तो ये अब जो जितने भी यूएई के पास राफेल है, उनका जितना भी रिपेयर मेंटेनेंस होगा वो इंडिया से होगा। और राफेल के कारण एक आइडिया आया यार, और आप जानते हैं यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, फ्रांस बिल्कुल। हमारा सेकंड बिगेस्ट आर्म सप्लायर हो हम्म। चुका है। तो और यूएई के साथ हमारा ट्रेड अच्छा, एफटीए है। फ्रांस के साथ हमारा बहुत अच्छे संबंध हैं। और फ्रांस एक ऐसी इकोनॉमी टोटल है यूरोप में जो अभी स्टेबल है। मतलब फर्क पड़ा है, बाकी यूरोपियन इकोनॉमियों की तो पूरी पूरी हवा निकल गई। अगर आप जर्मनी को देखिए और स्पेन को देखिए और वहाँ देखें, उसके मुकाबले फ्रांस काफ़ी स्टेबल है। और फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में इंडिया इज द सेंटर पॉइंट। और वो कहता है वी वांट टू बी अ वॉर टाइम इकोनॉमी, और वो फ्रांस कहता है वी विल गो बाय आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट वो फ्रांस को बड़ा समझ आया जी, कह रहा जी हम तो बस हम भी ऐसे ही जाना हमें। तो यहाँ एक सिनर्जी बनती है। और यूएई धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि अबू धाबी में तेल है, बट तेल की भी लाइफ ज़्यादा बची है नहीं। और जिस हिसाब से आप हम्म। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ, मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली है, तो अभी मेरी उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कितना एवरेज देती है? कहता लिखा तो है 35, देती है 28। मैंने कहा कौन सी? कहता सुपर हाइब्रिड है। तो हम्म। मैंने कहा ये ईवी नहीं है बाय द वे, ये सुपर हाइब्रिड ही है हम्म। अभी। तो ये 28, जो गाड़ियां पहले एसयूवी 10-12 का एवरेज देती थी वो 28 पे आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि तेल का जो कंजप्शन है वो वैसे कम हो रहा है, क्योंकि व्हीकल सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम। और जहाँ कमर्शियली ऑयल यूज होता था वहाँ सीएनजी पहुंच गया, वहाँ एलएनजी पहुंच गया है और नेचुरल गैस पहुंच गया। तो ओवरऑल यूएई को ये चीज समझ आ रही है। यूएई इज ट्राइंग टू रीइन्वेंट इटसेल्फ। फ्रांस को लग रहा है यार मुझे इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि यूरोप में मतलब पता नहीं छोटा वो बड़ी बात कहना ठीक होगा, यूरोप में वो दम रहा नहीं। रशियन यूक्रेन हम्म। वॉर ने यूरोप की इकोनॉमी को खोखला कर दिया। यूरोप को बहुत उठने में ज्यादा। 20 साल लगेंगे, 20 साल। हम्म। और 20 साल में यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, कंपेयर करिए। अभी आरजू जी मैं बात कर रहा हूँ 2023 में बैठे हम, 2045, 22 साल डाउन द लाइन। ईएनवाई ने कहा है नंबर आगे पेसिमिस्टिक, मतलब ना जो लोअर एस्टिमेट है, इंडियन इकोनॉमी विल बी $25.8 ट्रिलियन, $25.8 ट्रिलियन, यानी कि 22 साल में 22 ट्रिलियन जीडीपी ऐड होगा। 22 साल में 22 ट्रिलियन जीडीपी ऐड होगा। अभी वी आर एट अराउंड 3.4, बाय द ईयर एंड हम पहुंच जाएंगे 3.8 3.9 पे। तो मतलब आप देखिए कितना क्वांटम जंप होने वाला है। अब सब जो मैं आपके शो पे और भी चैनल्स पे कह चुका था,
everybody has to align your economy either with India, with China और यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग इकोनॉमी अलाइन करना शुरू कर रहे हैं। और यूएस की एक आपको बात बता दूं, खैर चाइना तो ऑप्शन ही नहीं है, चाइना तो आप जानते ही है, वो तो अब गुब्बारे छोड़ रहा है आजकल, स्पाइक गुब्बारे ही है वो। और उनको जब जब यूएस ने फोड़ दिया तो कह रहा मैं तुम्हें देख लूंगा। वो बिल्कुल अब खिसक गए, मतलब चाइनीज बिल्कुल अब लिटरली खिसक गए। अब मैं यूएस की बात को बताऊं, आपको पता है यूएस का एक मैं डाटा देख रहा था जो मुझे खतरनाक लगा। यूएस का क्यूमुलेटिव डेट 34.1 ट्रिलियन पहुंच गया, चाइना का 45 है। क्यूमुलेटिव डेट इज इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। और आरजू जी आप जान के हैरान होगी, यूएस में जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है और स्टूडेंट लोन्स हैं, दे हैव क्रॉस्ड द सेविंग्स ऑफ द कंट्री। एक बहुत बड़ा रेड मार्क होता है इकोनॉमिक्स में व्हेन योर लोन्स हैव क्रॉस्ड द सेविंग्स ऑफ द कंट्री। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना 20 ट्रिलियन डॉलर चाहिए, हर साल 1.7 ट्रिलियन लगाने पड़ेंगे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा नया है। वी आर पुटिंग अ बिगेस्ट अवर 10 लाख करोड़ का करीब 150 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डाल रहे हैं, जो एक बहुत यूनिक चीज है हमारे पास, जो और कोई नहीं कर रहा अभी। अब लोग मैग्नेट की तरह अपना अपना चीजें सब अलाइनमेंट हो रही है। ये मैं 6 महीने पहले से आपके चैनल पे या 1 साल से कह रहा हूँ, आप देखेंगे अलाइनमेंट होते हैं, ये अलाइनमेंट हो रही है। अब यूएई फ्रांस कह रहा केवल राफेल पे ही नहीं, हथियारों पे नहीं, डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाना, कल्चरल एक्सचेंज, विंड पे, सोलर पे, न्यूक्लियर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, सस्टेनेबल पे, एजुकेशन पे, कल्चर पे, मेडिसिन टू ऑल, हेल्थ टू ऑल। तो काफी 10-12 एजेंडा ये चीज निकाली गई है। जैसे एक है एससीओ, राइट, एक एससीओ एसोसिएशन है, एक बीएसओ एसोसिएशन है, राइट। तो वैसे ही ठीक तरह से ये मुझे एक नया एसोसिएशन बनता जा रहा है। आप देखिए, एक यहाँ हिंदू है, एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है। तो आपके काफी चैनलों में हर चीज को रिलीजियस के नजर से देखते हैं ना, मतलब माइक्रोस्कोप लगा के। तो अब यहाँ रिलीजन बेस्ड अलायंसेस नहीं हो रही। ITU2 पहला था, तो तब मैंने आपको बोला था ITU2 आरजू जी पहला होगा, बट इट विल गो बियॉन्ड ITU। अब देखिए ये नया अलायंस बन रहा है। अगर मैं इस ट्रेडिंग ब्लॉक की कैपेबिलिटी देखूं, ये ट्रेडिंग ब्लॉक आरजू जी आराम से 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का हिसाब किताब आने वाले 10 से 15 सालों में बना सकता है। नजर उस 1.5 ट्रिलियन पे, नजर उस 1.5 ट्रिलियन में। देखिए फ्रांस के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बाहर होने के, और देखिए वेपन्स में भी धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज मोदी जी ने सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर वाली फैक्ट्री का उद्घाटन कर लिया। 1000 हेलीकॉप्टर हम साल में बनाएंगे, 1000 हेलीकॉप्टर, मजाक नहीं है 1000 हेलीकॉप्टर साल में बनाना। तो यहाँ ये काम हो रहे हैं। तो जो हमारे आर्म सप्लायर्स भी है, और राजनाथ सिंह जी का अगर आप स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा था भाई हमें वेपन्स इंपोर्टर के नाम से नहीं जाना जाना है, हमें जाना जाना है वेपन्स एक्सपोर्टर के नाम पे। अब इंडिया की इकोनॉमी के साथ कोई ना कोई अपनी सप्लाई चेन जोड़ रहा है। ये मेरा प्रेडिक्शन था, इंडिया की इकोनॉमी के साथ आपको सप्लाई चेन अपनी जोड़नी पड़ेगी। आपको अपने मफादात, आपको अपने इंटरेस्ट इंडिया के साथ जोड़ने पड़ेंगे। अब आप लोग हैं, खैर आपने तो बंद कर दिए, बाकी लोग सब जोड़ रहे हैं। खैर पाकिस्तान का दिमाग तो सबसे तेज चलता, कोई नो कमेंट्स। तो सर हम भी जोड़ना चाह रहे हैं, आप लोग मौका नहीं दे रहे, वरना हम भी कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं। आपके एक मौलाना साहब तो कह रहे थे कि हाथ में कुरान शरीफ ले चलो, हाथ में एटम बॉम्ब का बक्सा, और देखो दुनिया आपको पैसे कैसे नहीं देती। दूसरे कह रहे नो ट्रेड विद इंडिया, कोई कह रहा 370 हटाओ, कोई कह रहा 35 से हटाओ। मुझे लगता है पाकिस्तान 100 साल पीछे रह रहा, कोई बात नहीं आरजू जी, टाइम आपके हाथ में, आप 200 साल भी पीछे रह सकते, कोई फाइन नहीं लगता, कोई चालान नहीं होता, लोड शेडिंग नहीं होती इस बात पे, कोई लोड शेडिंग नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं, ये अभी इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना है। बट आने वाले टाइम में मुझे एक बहुत बड़ा अलायंस से बढ़ता दे रहा है। और आपको दूसरी चीज बताऊं, बिम्स्टेक में आप एससीओ में बात करें, आज बातें होने लगी है सिंगल करेंसी की, डिडॉलराइजेशन हो रहा है, दुनिया में बहुत चेंजेस हो रही है, जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ बहुत चेंजेस हो रही है, डिडॉलराइजेशन हो रहा है, वर्ल्ड का इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। और अगर मैं वर्ल्ड के जीडीपी का CAGR देखूं और हमारा CAGR देखूं, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, हम अभी तो 2.64% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कंट्रोल करते हैं, पर आरजू जी मैं गारंटी कह रहा हूँ 20 साल में विल बी कंट्रोलिंग मोर देन 20 to somewhere between 20 to 30% of the global GDP. We'll control that. तो गोरों के आने से पहले हम करीब 30 से 35% कंट्रोल करते थे। मुझे लगता है 2050 तक विल बी अगेन कंट्रोलिंग अराउंड 35 to 40% ऑफ जीडीपी। 50 तक थोड़े टाइम, 50 नहीं 50-60 तक मान लीजिए आप, राइट, विल बी कंट्रोलिंग अराउंड 35 to 40% ऑफ जीडीपी। इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड नाउ आई कैन सी इट दैट इट विल हैपन इन आवर लाइफ टाइम्स। हमने तो वो टाइम भी देखा है ना कि जब हम फ्रजाइल 5 पे थे, हमने वो टाइम भी देखा, हमें अपना गोल्ड मॉर्टिगेज करना पड़ा था, 1 बिलियन बचा था हमारे पास कुल। और वहां से ये सफर ये 93 की बात थी। अगर मैं 2050-55 की भी बात करूं, तो 50 सालों में ये सफर
ऐसा सफर किसी ने जिंदगी में, किसी ने इस रहती दुनिया में तय नहीं किया है। और हमें गोरे छोड़ गए थे फ्रेजाइल 5 पे, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे। तो ये जो लेकिन चीजें हैं, सर वो और आपकी पॉलिसीज की वजह से ना सर, आपकी करेक्ट, गवर्नमेंट उस वक्त भी जो थी, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट से उनकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग थी ना कि आप लोग उसके बाद कभी इस तरह के प्रॉब्लम में आए नहीं। नहीं आरजू जी देखिए, तब नरसिम्हा राव जी ने इकोनॉमी खोलने का बड़ा अच्छा काम किया था, और हम्म। हर गवर्नमेंट ने काम किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि, बिल्कुल। पर तब इकोनॉमी खोलना मजबूरी थी। हम्म। तब इकोनॉमी खोलना मजबूरी थी। 2014 में हमारा जीडीपी देखिए और 2023 में हमारा जीडीपी देखिए, हम्म। और आने वाले 3 सालों में विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। उसमें तो खैर कहीं कोई हम्म। रोक ही नहीं पाएगा हमें, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। बट आप देखिए उसके बाद एक मोदी जी में जो एक खासियत है, वो विजन के साथ काम करते हैं। 20 साल 30 साल का विजन, वो विजन हम्म। उनके पास है, और वो विजन अब इंटरनेशनल इदारे उसके नंबर दे रहे हैं। ये मैं नंबर नहीं दे रहा है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। हम्म। ENY, KPMG, मॉर्गन स्टैनली, ये लोग अब नंबर दे रहे हैं इंडिया कितना बढ़ेगा। अब इनमें कंपटीशन लगा, इंडिया कितना ज्यादा बढ़ेगा। इंडिया बढ़ेगा नहीं, इंडिया हम्म। कितना ज्यादा बढ़ेगा, उसमें ये लोग होड़ पे लगे कि इंडिया का इतना जीडीपी होगा, इतना ये भी। और मैं आपको आज बता दूं, मैं कई डिबेटों में कह चुका था 2 साल 3 साल पहले, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, 2026 विल बी द ईयर ऑफ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। हम्म। लोग इंडिया वापस आएंगे, रिवर्स ब्रेन ड्रेन हम्म। होगा, इंडिया वापस आएंगे, इंडिया को बनाएंगे। क्योंकि इतनी डेवलपिंग और इतनी फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी कोई नहीं होगी। ये मैंने आपको यूएस का बताया, चाइनीज डेट बताया, और हमारा क्यूमुलेटिव डेट कितना, $2.28 ट्रिलियन, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। एक्सटर्नल तो 600 बिलियन से भी कम है। तो मैं इतने जितने पैरामीटर आपको बता रहा हूँ, दिस ऑल क्वांटिफाइबल डाटा। और अब मतलब देखिए, मैं आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट, बट आज बोलना पड़ेगा कि जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट कीले खींचता है। हम्म। अगर आप मैग्नेट को कीलों में से चलाएं तो कीले कूद कूद के मैग्नेट के साथ जुड़ रहे हैं। आज इंडिया की परिस्थिति वैसी है। इंडिया इज बिकमिंग ए मैग्नेट, और कीले इसके साथ चिपक रही है। कुछ कीले ऐसी जो चिपकना नहीं चाहती, उनकी उनकी मर्जी अपनी है। बट अधिकतर आपको केसों में दिखेगा कि चीज ये जो कीले चिपक रही है। आप देखिए इंडिया में से इतना अच्छा न्यूज आ रहा, पॉजिटिव न्यूज आ रहा, आप पिछले हम्म। 3 महीने 6 महीने देखिए। आप यही कंपैरिजन चाइना से कीजिए, यही कंपैरिजन आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कीजिए, आपको ऐसी न्यूज कहीं नहीं मिलेगी। आज तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया, 1000 हेलीकॉप्टर वाली हमने कारखाने का इनॉग्रेशन किया, और 1000 हम्म। हेलीकॉप्टर, इतनी तो हमारी जरूरत है नहीं। तो ये तो एक्सपोर्ट ही होंगे ना बिल्कुल। आदमी, ऑफ इनकी तो कोर्स जाहिर है। दुनिया भर में इनकी जरूरत है। और मैंने जब आपको बताया ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा मिशन है। हम अपने लिए नहीं हम्म। कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं। और आज बाय द वे आपकी मैंने एक और वीडियो में देखा, एक मौलाना साहब किसी, आप ही ने वीडियो शायद ट्वीट किया था, एक मौलाना साहब किसी जहाज वहाज में बैठे थे, कहते ये जी। शिया की चक्कर है। कह रहे ये नहीं, वो लिक्विड एविएशन मिनिस्टर, अहमदियास को हाँ कह रहे थे। हाँ, हम्म। कि भाई ये क्या, ये शिया केचप है या कुछ है, ये कैसे बना, ये कैसे केचप कैसे आ गया। यहाँ आप कहाँ फंसे पड़े हो, दुनिया कहाँ निकल गई। मतलब बिल्कुल। वो वीडियो चलाइएगा और एक साथ वो चलाइएगा 1000 हेलीकॉप्टर वाली फैक्ट्री का इनॉग्रेशन। तो और 1000 बिल्कुल। की कैपेसिटी साल में, साल में हम्म। 1000। ये भी बहुत मतलब बड़ी बात है कि एक साल में। बहुत बड़ी बात है। 1000 बहुत बड़ा नंबर है आरजू जी, बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको कह हाँ। रहा हूँ डिफेंस के हलकों में हलचल है। जो हम्म। मैंने जमीन को थोड़ा देखा है, जरा टाइम हम्म। नहीं मिला तब से, जमीन थोड़ी कांपी है आज, बड़े बड़ों की कांपी है आरजू जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये काफी एक बड़ी न्यूज है जो आप हेलीकॉप्टर्स की बता रहे हैं, और आई होप कि इससे काफी लोगों को फायदा होगा और एक पॉजिटिव तरीके से इस चीज को आगे लेके बढ़ेंगे। आप मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात मैं कर रही हूँ कि वो उसको काफी पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन सर साथ साथ अगर हम बात करें एडानी, मेरा ख्याल है मैं नाम सही जी प्रोनाउंस जी कर जी रही जी। हूँ, ग्रुप की, तो उसमें क्या चल रहा है सर? बहुत कुछ पाकिस्तान में भी लोग बात करते हैं तो मुझे कहते हैं कि वो असल में ना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना, कि वो उस ग्रुप की तरफ ना देखें क्योंकि मोदी जी के बड़े क्लोज हैं, इसलिए वो कभी पाकिस्तान डिस्कस करते हैं कभी चाइना। अब लेकिन असल में बात क्या है सर, हुआ क्या है? देखिए आरजू जी, लंबी स्टोरी है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। हम्म। अदानी जी का नाम है गौतम अदानी। अगर उसका हम्म। नाम होता गिलबर्ट एंडरसन तो दिक्कत ही नहीं होती। ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर ये किसी MIT का ठप्पा होता तो बात ही नहीं होती। ये है भारतीय नेशनलिस्ट। अगर ये एक अमेरिकन होते हैं, मतलब ना वो हम्म। हरी आंखें, को भूरे बाल, तब दिक्कत नहीं होती। एप्पल की मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है, किसी को दिक्कत नहीं। अमेजोन की किसी को दिक्कत नहीं, लुई विटॉन वालों की किसी को दिक्कत नहीं। जो भारतीय आ गया टॉप 3 में, यहाँ दिक्कत हम्म। है। ये जो भारतीय आ गया
सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कुछ टाइम के लिए बने, यहाँ दिक्कत है। और ये तो एक मध्यवर्ती परिवार से आते हैं, कोई इनका कोई राजे रजवाड़े भी नहीं है, कोई IBY लीग का ठप्पा भी नहीं है, कोई गोरा भी नहीं, भाई ये कैसे आ गया। अभी एक शॉर्ट सेलिंग होती है यूएस में, दिस इज अलाउड इन यूएस। शॉर्ट सेलिंग में क्या करते हैं कि आप ना शेयर को, एसेट को बोरो करते हो और ये बेट करते हो कि इसकी वैल्यूएशन कम है, जो वैल्यूएशन कम होगी वापसी लेता है। शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड इन यूएस, इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया। एक ये हेडनबर्ग करके रिसर्च है, 2017 में 5 लोग थे इसके पास, 2010 अभी इसके पास 10 लोग हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, बोला जी यहाँ शेयर्स है ओवर वैल्यूड है, ये है वो है, सारा पैंतरा निकाला। कब निकाला? जब अडानी जी का FPO आना था, $2.5 बिलियन, उसको डिरेल करने के लिए। ये लोग ऐसे हैं, ये जो हिडनबर्ग ग्रुप है, ये खुद FBI की इन्वेस्टिगेशन के अंडर है फॉर दिस। इन्होंने काफी लोगों का ऐसा किया और काफी लोगों के लीगल केसेस भी है। और अब अडानी जी ISG जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, इनका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब हुआ क्या है, जो FPO वो तो सब्सक्राइब हो गया, इंडियन जो इंडस्ट्री है, मुकेश अंबानी जी हो गए, जिंदल वाले हो गए, इन सब ने लिया। अडानी जी ने सबके पैसे वापस किए, कह रहा अभी टाइम नहीं है। इसके बाद इनके शेयर थोड़े गिरे, ये सारा मसला रुक गया था। क्रेडिट स्विस ने इनके बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया। क्रेडिट स्विस क्या है आरसू जी? क्रेडिट स्विस वही है, द फेमस स्विस बैंक, जिसे स्विस बैंक अकाउंट कहते हैं ना, जहाँ आपके बड़े लोग के, जहाँ आपके बड़े लोग के अकाउंट है, ये वही है। हमारे यहाँ तो बड़ा मशहूर है जी, बिल्कुल। हाँ, ये वही स्विस बैंक है जी। अब जो क्रेडिट स्विस है, इसका 5 से 50 बिलियन डॉलर तक का लॉस है। आपकी बात 5 की मैं कंफर्मेशन देता हूँ, 50 इज एस्टिमेटेड। हालत ये, विद रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रेडिट स्विस लॉस, अगर क्रेडिट स्विस लॉस में चला जाता है, यूरोप इज ओवर। यूरोप को खड़ा रखने के लिए इसका लॉस डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, उन्होंने इनके बॉन्ड लेने से मना कर दिया। उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट में वो डिबैकल आ गया, क्योंकि ये पहले इनको लगता था IPO सब्सक्राइब नहीं होगा, वो हो गया। फिर क्रेडिट स्विस ने वो बॉन्ड्स नहीं लिए, तो और स्टॉक गिर गया। अब 5-6 चीजें आपको बताऊंगा, पर आज ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, स्टॉक आज 10 से 15% बढ़ गया। ये मेरा प्रोडिक्शन था, महीने 2 महीने में अदानी जी वहीं पहुंच जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा उनको, तो स्टॉक इज क्लाइम्ड अप। अब 5 ही चीजें आरजू जी, टेक्निकल चीजें बताऊंगा, इस पे सब कुछ डिसाइड होगा। अदानी जी की हर कंपनी प्रॉफिटेबल है। अदानी जी ने कभी बैंक किसी कोई पेमेंट डिफॉल्ट नहीं की। अदानी जी के एसेट्स, कर्जा 3.5 लाख करोड़ का, पर एसेट्स 12.5 लाख करोड़ के, तो 4 गुना एसेट्स है। अदानी जी के सारे एसेट्स आर ब्रुक एंड मोटर, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि भाई इसका करोगे, कि यार ब्रुक एंड मोटर, दे आर पेइंग एसेट्स। अदानी जी की सारी इन्वेस्टमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में है। अदानी जी का 40% डेट यहाँ और 60% डेट बाहर का। अब आप जानते हैं, जो 60% डेट आउट ऑफ इंडिया लेते हैं, तो बिग 4 कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें EY, KPMG, डेलॉयट वगैरह ये होते हैं। दुनिया में जितना भी हिसाब किताब है, जो भी फाइनेंशियल डीलिंग से, बिग 4 सर्टिफाई करते हैं। ये सारा बिग 4 ने देखा हुआ। और जब कोई आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता, तो आपका ड्यू डिलिजेंस करता है, वो महीनों चलती, कई बार 6 साल भी चल सकती है, ऑडिट होता है। तो आज तक किसी बिग 4 या किसी ऑडिटर ने एक पैसे की हेरा फेरी उसमें नहीं पकड़ी। तो आप बताइए, जो 10 बच्चे हैं हिडनबर्ग वाले, क्या इनका दिमाग बिग 4 से ज्यादा? अगर अदानी के स्टॉकों में, अदानी के कंपनी में लफड़ा है, तो सीधा सीधा सवाल या निशान उठता है बिग 4 पे, क्योंकि ऑडिट उन्होंने किया, सर्टिफाई उन्होंने किया, लोन उन्होंने दिया। अगर बिग 4 पे सवाल ये निशान आता, तो दुनिया का आपका कोई भी नंबर फर्म नहीं आज की डेट में। एवरीथिंग इज फ्लूइड, बिकॉज इफ यू क्वेश्चन बिग 4, दे सर्टिफाई एवरीथिंग। अगर वही सवाल पे आ गए, ये वही वाली बात है कि आप अपने, मतलब ना, यू डोंट ट्रस्ट योर प्राइम मिनिस्टर एंड यू डोंट ट्रस्ट योर डिफेंस मिनिस्टर, तो फिर क्या होगा? तो वही वाली बात है, फिर तो कंट्री की सिक्योरिटी खत्म हो गई ना। तो अगर बिग 4, अगर अदानी जी के अकाउंट कंपनियों में कुछ फ्लॉ है, तो वो बिग 4 का फ्लॉ है, और बिग 4 में फ्लॉ है नहीं। और ऐसा उन 10 लड़कों को क्या मिल गया जो इनको इतने टाइम तक नहीं मिला? व्हाट हैव दे फाउंड? और उनकी रिपोर्ट की औकात के, आपको याद होगा, इन्होंने एक और कांड भी किया था हिडनबर्ग वालों ने। इन्होंने ऐसी रिपोर्ट बनाई थी ट्विटर के लिए, और कुछ कंपनियों का तो इन्होंने 90% मार्केट कैप उड़ा दिया है, 90%। जब ट्विटर के शेयर नीचे गिरे, तब इलॉन मस्क ने इनको कहा, देखो यार, तुम्हारा वैसे वैल्यू तो नीचे है, पर मैं तुम्हें $45 बिलियन दे दूंगा, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। तो ट्विटर के ऐलान, ट्विटर वाज रेजिस्टिंग टू बी सोल्ड, बट अगेन ट्विटर में भी उन्होंने काम किया। तो ये एक हिट ग्रुप है, दिस इज बेसिकली हिट ग्रुप जो ये काम करता है। और ये सब डीप स्टेट कराता है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट है आपकी 10 लाख करोड़ का है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का में एक बड़ा काम करते हैं इंडिया और आउट ऑफ इंडिया बनाने का अदानी जी। कहीं ना कहीं अदानी पे हमला, भारत पे हमला, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला। मैंने इसीलिए आपको अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले कहानी बताई, यूरोप की बताई, चाइना की बताई,
क्योंकि यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाबा आजम के ज़माने का, वो तो आउटडेटेड है। यूरोप इज़ यूरोप। तो अब यहाँ ये कहीं न कहीं ये बड़े, ये जो कहते हैं ना बिग बॉय गेम्स, ये हो रहे हैं। और हमारे 3 नाम आए हुए हैं आजकल, डोनाल्ड ल्यू, विक्टोरिया न्यूलैंड, रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट एंड द क्वीन। बताइए क्वीन कौन? हिलरी क्लिंटन। ठीक। जब ये तीनों ग्रह किसी की कुंडली में आते हैं ना, तो चीजें अचानक हिल जाती है, चीजें अचानक हिल जाती है। और मगर सर सीधा इनका नाम इतना ज्यादा मोदी जी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है कि, या बीजेपी के साथ या गवर्नमेंट के साथ इतना इतनी ज्यादा बात क्यों की जा रही है? ठीक है, एक बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, और जो भी उनके बिजनेस में हो रहा है, ये अप डाउन तो होते रहते हैं चीजें, तो लेकिन इनका इसलिए बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे और बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि खासतौर पे मोदी जी के लिए कहा जाता है कि जी उनके बड़े क्लोज हैं, और वो नहीं चाह रहे कि इस वक्त इनके ऊपर कोई फोकस करे कि जो कुछ हो रहा है उनके उसमें कंपनी में उसके ऊपर। देखिए आरजू जी, जो भी चीजें मार्केट में होती है वो मार्केट ड्रिवन होती है, वो मोदी जी कंट्रोल हम्म। नहीं करते। और हम्म। इंटरनेशनल मार्केट ड्रिवन होती है। ये जो ईएनवाई का ऑडिट है, ये भी मोदी जी ने मैनिपुलेट करा है। ये जो हम्म। ड्यू डिलिजेंस हुई, ये भी मोदी जी ने कराई। प्रॉफिटेबिलिटी भी मोदी जी ने लाई। ये लोगों को नाम जोड़ने का मजा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी पे निशाना है। भाई ये हम्म। भी गुजराती, वो भी गुजराती, कुछ नहीं तो एक स्टोरी बना दो, कहीं ना हम्म। कहीं टीआरपी मिल ही जाएगा। कहानी ये है। अब मुकेश अंबानी जी, वो भी गुजराती है। बिल्कुल। अब हम्म। हमारे यहाँ बहुत बड़े इंडस्ट्रीज गुजराती, सबसे बड़ा हमारे लिए इंडस्ट्रीज जो है, जिसका नाम कहीं नहीं आता, वो है टाटा। हम्म। अब मैं आपको बताऊं, ठीक। टाटा के पास करीब 12,000 कंपनियां। टारगेट टाटा का मार्केट हम्म। कैप कितना मुझे नहीं पता। और आपको पता है लिस्टेड कितनी है? केवल 30 कंपनियां। हम्म। 12,000 कंपनियां टाटा में लिस्टेड, 30 है। टाटा का मार्केट कैप कितना, कुछ नहीं पता। हम्म। और टाटा इज आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ ऑल। टाटा जैसा बड़ा शायद ही कोई दुनिया में हो। बिल्कुल। बट अब क्या है ना कि वो पारसी है, ये गुजराती, तो गुजराती गुजराती कनेक्शन जोड़ दिया। हम्म। गुजराती गुजराती कनेक्शन, क्योंकि ये लोग जो है, टाटास की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, अदानी की बात करें, दे आर नेशनलिस्ट्स। हम्म। टाटा अपना आरजू जी करीब 90% प्रॉफिट फिलंथ्रॉपी में लगा देता, कुछ नहीं रखता, इसलिए हम्म। उनका दुनिया के रईसों में नाम नहीं आता। हम्म। अब ये जो अपने से आगे देश को समझते हैं, जो देश का काम करते हैं, जो इंडिया के कमर्शियल एसेट्स है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, उनको इंडिया में डेवलप करना, आउट ऑफ इंडिया डेवलप करना, ये अदानी जी काम करते हैं। इसीलिए अदानी निशाने पे। अगर अदानी टिपिकल बिजनेसमैन हो तो उनके पीछे कोई नहीं आएगा, बिकॉज इट अदानी इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क फॉर इंडिया। निशाने पे वो है। और मैंने आपको जीडीपी की स्टोरी क्यों बताई, एनवाई के नंबर क्यों दिए? आप देखिए ना गेम कितना बड़ा। आप यू आर टॉकिंग ऑफ $22 ट्रिलियन ऑफ एडिशन इन 22 ईयर्स। तो आपको लगता है ये दुनिया वाले हमें करने देंगे, आराम से जीने देंगे? नहीं देंगे। मैं आपको कह रहा था महाभारत में 18 अध्याय थे, 18 महीने हमारे इलेक्शन में बाकी थी, पहले शो के बगैर सुन लो। हर जी। महीने कुछ ना कुछ कांड होगा आरजू जी। आने वाले 18 महीने ऐसे जाने वाले, ये भी आप क्रेडिट कर रहा हूँ आपके चैनल पे। हर हफ्ते 2 हफ्ते में नया कांड, नया ड्रामा, नया। और मोदी जी ने क्या कहा था गुजरात के इलेक्शन के दिन पे, राष्ट्रीय कार्यालय से, भाजपा से, कि नए आरोप लगेंगे, नए इल्जाम लगेंगे, आपको और हमको सहने, जुल्म सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप देखो ये फ्रेक्टिफाई हो रहा है। और राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, हर जगह मिट्टी का तेल गिरा हुआ, बस माचिस लगाने की देर है। स्टेटमेंटों को जोड़िए, घटनाक्रम को जोड़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर मैंने आपको बता दिए, फैक्ट बता दिया, लॉजिक बता दिया, नाम बता दिए। अब बताइए इनमें से कौन सी चीज गलत हो, मैं माफी मांगूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वैसे इलेक्शन से पहले इस किस्म की बातें होती हैं ना, मतलब आपके यहाँ भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ भी यही कुछ चलता है। और जाहिर है सभी को मालूम है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, और इस किस्म के एलिगेशंस जो हैं, अब देखते हैं कि उसको फेस कैसे करती है आपकी गवर्नमेंट, और किस तरह से उनको हैंडल कैसे किया जाता है। असल बात वो है कि लोग कमजोर ना पड़े, लोग घबराए नहीं। वो जो खान साहब कहते हैं ना, इमरान खान साहब कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है। तो वही मोदी जी के लिए भी है कि उन्होंने घबराना नहीं है जी। नहीं आरजू जी, ये वाली छोटे छोटे देखिए, अगर 10 चींटियां ऊपर नीचे जाएंगी, हिमालय नहीं हिलता। मोदी जी तो हिमालय जैसे, वो हिलेंगे नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक होता है कि मार्केट में ऊपर नीचे हो जाए, वो मार्केट फोर्सेस ड्रिवन है। उससे आपको घबराना है, नहीं घबराना, दैट क्वांटम एंड क्वालिटी विल डिटरमाइन। क्वांटम या कितनी है, कितना बड़ा वो है। ये इंजीनियर्ड अटैक है। पूरे भारत को ये पता है, ये कोई मार्केट ड्रिवन नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई, ये एक अटैक किया गया है हम पे। और अटैक से तो लड़ा जाता है आरजू जी, घबराने का तो प्रश्न ही नहीं होता। नहीं सर, बिल्कुल मैं भी यही कह रही हूँ, बिल्कुल लड़े और घबराए नहीं, लेकिन सर
अब का हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है ना कि हाथी को चुंठी भी गिरा देती है, तो इसलिए जो है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और एक तरीके से देखकर आगे बढ़ना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है आसपास में, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो वो चीज भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है गवर्नमेंट को भी और किसी का। इसीलिए आरजू जी मैंने हिमालय और चींटी कहा था, हाथी और चींटी नहीं कहा था। मैंने हाथी और चींटी थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।